बालिग होने का एहसास कभी कभी बच्चों में यह एहसास करवा देता है कि अब उन पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। माँ बाप के लाखों मना करने के बाद भी वे अपनी जिंदगी के कुछ अहम फैसले खुद ले लेते हैं। बच्चे और पेरेंट्स के बीच बढ़ता हुआ यह फैसला आज हर घर में दिखता है। इसी तरह का एक हत्याकांड जिसे सुनकर हर इंसान की रूह कांप जाए, आज से तकरीबन 10 महीने पहले दिल्ली के छतरपुर इलाके में हुआ था। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के आरी से काटकर 52 टुकड़े कर इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में 2 मुख्य किरदार हैं और इस घटना का विलन आफ्ताब का पूरा नाम आफ्ताब अमीन पूनावाला था। उसकी उम्र फिलहाल 28 साल है। आफ्ताब का परिवार महाराष्ट्र के वसई में रहता है। आफ्ताब होजा समुदाय से बिलोंग करता है, जो कि एक सिया मुस्लिम कम्युनिटी है। आफ्ताब इस घटना को अंजाम देने से कुछ महीने पहले तक ही मुंबई में रहता था। वहीं से उसने पढ़ाई भी करी हुई थी। आफ्ताब ने होटल मैनेजमेंट भी करा था। इसके अलावा उसने मुंबई के एक बड़े 5 स्टार होटल में शेफ की ट्रेनिंग भी ली हुई थी। वह एक वेल ट्रेन शेफ तो था ही, और इसके साथ साथ आफ्ताब की पहचान एक फूड ब्लॉगर के रूप में भी थी। इसके अलावा आफ्ताब ने लंबे समय तक कॉल सेंटर पर भी काम करा था। दूसरी तरफ इसी कहानी की पीड़िता श्रद्धा की बात करें तो उसका पूरा नाम श्रद्धा वालकर था। श्रद्धा की उम्र यही कहीं 26 साल के आसपास थी। श्रद्धा का परिवार भी महाराष्ट्र के पालघर में रहता था। श्रद्धा के पिता विकास वालकर के पास बाजार में अपनी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी। माँ का नाम सुमन था। श्रद्धा का 23 साल का भाई विजय था। माता पिता के आपसी रिश्ते बहुत बेहतरीन नहीं थे, इसलिए श्रद्धा के पिता अलग रहते थे, जबकि श्रद्धा की माँ दोनों बच्चों को लेकर अलग रहती थी। श्रद्धा की अपनी पिता से शायद ही कभी बात होती थी, और श्रद्धा का जन्म भले ही एक छोटे से शहर में और मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, लेकिन उसके सपने काफी बड़े थे। उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई पालघर से छोड़कर साल 2018 में मुंबई शहर में करी। श्रद्धा ने मास मीडिया में डिग्री हासिल करी थी। कुछ कोशिशों के बाद श्रद्धा को मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर पर जॉब मिल जाती है। जॉब करते हुए श्रद्धा को कुछ महीने बीत जाते हैं, और इसी दौरान साल 2019 में मई महीने में श्रद्धा की दोस्ती एक डेटिंग ऐप से आफ्ताब अमीन पूनावाला नाम के एक लड़के से होती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि आफ्ताब भी एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर पर काम करता है। कुछ दिनों शुरुआती बातचीत के बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं और कुछ समय बाद मिलने का प्लान भी बनाते हैं। पहली 1-2 मुलाकात के बाद ही श्रद्धा उससे काफी ज्यादा प्रभावित होती है और दोनों लव इन रिलेशनशिप में रहने का प्लान बनाते हैं। इन दोनों की दोस्ती मई महीने के आसपास हुई थी, और साल 2019 के अक्टूबर महीने में ही ये यहीं पर एक फ्लैट किराए पर ले लेते हैं और एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। कुछ समय मुंबई में बिताने के बाद ये दोनों वसई में रहने का फैसला करते हैं, और कुछ दिनों बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये शादी कर लेंगे। इसी फैसले के बाद श्रद्धा अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मैं आफ्ताब नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। इतना सुनते ही श्रद्धा की माँ बेटी को समझाना शुरू कर देती है और कहती है कि वह दूसरे धर्म का है और हमारा धर्म दूसरा है, इसलिए हम इस रिश्ते को मंजूर नहीं कर सकते। और इसी तरह से श्रद्धा की माँ श्रद्धा को समझाने की कोशिश करती है, मगर उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहती हैं और यह मुलाकात झगड़े में बदल जाती है। और श्रद्धा घर से बाहर निकलते हुए कहती है कि आप लोग इसके लिए कभी भी राजी नहीं होंगे और मैं आफ्ताब से शादी करके ही रहूंगी। और वह अपनी माँ से कहती है कि आज से आपकी बेटी आपके लिए मर चुकी है। और इतना कहने के बाद श्रद्धा वहाँ से निकल जाती है और आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देती है। इधर अब तक तो श्रद्धा और आफ्ताब के बीच सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन जब श्रद्धा आफ्ताब से शादी करने के लिए कहती है तो आफ्ताब उसे हटाने लगता है, और इस बात को लेकर दोनों में काफी ज्यादा बहस भी होती है। और इसी नोकझोंक के बीच आफ्ताब श्रद्धा पर हाथ भी उठाने लगता है। इससे श्रद्धा को काफी ज्यादा ठेस पहुंचती है और वह अपनी एक सहेली को फोन भी करती है और उसे बताती है कि आफ्ताब ने उसे किस तरीके से मारा है और धमकाया है, और बताती है
कि वह पुलिस कंप्लेन करने जा रही है और इस घटना के बाद आफताब श्रद्धा से माफी मांगता है और फिर से दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन श्रद्धा के दोस्त के दावे के अनुसार साल 2021 के जुलाई महीने में एक बार फिर से आफताब श्रद्धा को बुरी तरीके से मारता है और श्रद्धा इस पूरी घटना को अपने दोस्त को बताती है। इस बार वह आफताब को छोड़कर जाने का प्लान बना लेती है, लेकिन इस बार भी आफताब किसी तरीके से श्रद्धा को मना लेता है और फिर दोनों साथ में रहना जारी करते हैं। इसी लड़ाई झगड़े के बीच आता है साल 2022। इसके बाद आफताब और श्रद्धा मूड फ्रेश करने के लिए हिमाचल का प्लान भी बनाते हैं और फरवरी के अंत में कुछ दिनों के लिए मौज मस्ती करने के लिए वह हिमाचल चले जाते हैं। वहां से वापस आने के बाद दोनों फिर से मुंबई आकर अपने काम में लग जाते हैं। इसी दौरान अब श्रद्धा एक बार फिर से आफताब को शादी करने के लिए कहती है। इस बार आफताब अपने घर जाता है और घर वालों से कहता है वो श्रद्धा के साथ पिछले लगभग 3 साल से लिव इन में रहता है और वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन आफताब के घर वाले भी अलग धर्म की दुहाई देते हुए इस रिश्ते को नामंजूर कर देते हैं और आफताब को हिदायत देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस रिश्ते को खत्म कर दो। इसके बाद आफताब श्रद्धा से कहता है कि अगर हम मुंबई में रहेंगे तो हम शादी कभी नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेहतर है कि हम दोनों दिल्ली चले जाएं और वहीं रहकर जो भी करेंगे कम से कम अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत तो कर पाएंगे। और इसके बाद 8 मई साल 2022 को श्रद्धा और आफताब दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद पहली रात ये दोनों एक होटल में रहते हैं और उसके अगले दिन ही छतरपुर इलाके में रहने वाले अपने एक दोस्त के यहाँ जाते हैं और फिर एक फ्लैट छतरपुर इलाके में किराए पर भी ले लेते हैं। भले ही श्रद्धा की अपने पिता या भाई से ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, मगर कुछ दोस्त ऐसे थे जिनसे अक्सर श्रद्धा बात करती थी और उनके जरिए ही श्रद्धा के पिता और भाई श्रद्धा का हालचाल पूछ लिया करते थे। इसके अलावा श्रद्धा इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर पोस्ट किया करती थी। श्रद्धा का भाई इंस्टाग्राम पोस्ट पर होने वाली तस्वीरों से अंदाजा लगा लेता था कि श्रद्धा कहाँ है और क्या कर रही है। इस तरह से इन पोस्ट के जरिए उन लोगों को पता रहता था कि श्रद्धा ठीक ठाक है और इसके साथ ही समय बीतता गया। लेकिन साल 2022 के जून महीने में श्रद्धा का एक दोस्त श्रद्धा के भाई के पास फोन करते हुए कहता है कि पिछले कुछ महीनों से श्रद्धा से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। उसका कोई दूसरा नंबर है तो मुझे मैसेज कर दो। और इसके बाद श्रद्धा का भाई भी नोटिस करता है कि श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। पिछले 2 महीनों से एक भी फोटो पोस्ट नहीं करी है। हालांकि इसी दौरान श्रद्धा इंस्टा पर ऑनलाइन जरूर रहती थी। और इसी के बाद श्रद्धा का भाई श्रद्धा के मोबाइल पर कॉल करता है तो श्रद्धा का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। एक तरफ इंस्टाग्राम अकाउंट से अब कोई नई तस्वीर पोस्ट नहीं हो रही थी और दूसरी तरफ श्रद्धा का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे में अब उसके भाई को कुछ अनहोनी की आशंका सताने लगती है। वह अपने पिता को इस बारे में बताने की कोशिश करता है और इसके बाद तो दोनों श्रद्धा के कई दोस्तों को फोन करते हैं और श्रद्धा के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक दोस्त बताता है कि कभी कभी श्रद्धा से इंस्टाग्राम पर चैट हो जाती है। हालांकि फोन पर बात करे हुए 2 महीने से भी ज्यादा बीत चुका है। यह जानने के बाद कि बेटी का मोबाइल कुछ महीनों से स्विच ऑफ था, श्रद्धा के पिता परेशान हो जाते हैं और थक हार कर 6 अक्टूबर 2022 को श्रद्धा के पिता वसई पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और वहां पर अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करते हैं। यहाँ शुरुआती जांच पड़ताल के बाद 12 अक्टूबर 2022 को वसई पुलिस स्टेशन इस केस को दिल्ली के मानिकपुर पुलिस स्टेशन पर ट्रांसफर कर देता है। पुलिस की शुरुआती जांच पड़ताल में पता चलता है कि श्रद्धा कुछ महीने तक आफताब के साथ ही रहती थी। पुलिस आफताब का मोबाइल नंबर किसी तरह से हासिल कर लेती है और फोन पर ही आफताब और श्रद्धा के बारे में पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान आफताब बताता है कि 22 मई 2022 को श्रद्धा और मेरी काफी लड़ाई हो गई थी और इसी के बाद श्रद्धा यहाँ से सामान लेकर यह कहते हुए वापस चली गई कि वह मुझसे अब कभी भी कांटेक्ट नहीं करेगी। आफताब पुलिस वालों को फोन पर बताता है कि उसके बाद उसे यह पता नहीं है कि श्रद्धा कहां पर है, क्योंकि उसके बाद उसने कभी भी श्रद्धा से फोन पर कांटेक्ट ही नहीं करा। पुलिस को कुछ दिनों के लिए तो आफताब के इन बातों पर यकीन हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस
आफताब के नंबर को सर्वेलेंस पर डाल देती है। हालांकि उससे भी बहुत ज्यादा हासिल नहीं हो पाता है और ना ही श्रद्धा का कोई पता चल पाता है। उधर पुलिस का शक एक बार से फिर से घूमकर आफताब पर ही आता है। इसलिए 3 नवंबर 2022 को एक बार फिर से आफताब को दिल्ली से मुंबई थाने पर पेश होने के लिए कहा जाता है और एक बार फिर से यहाँ से आफताब की पूछताछ शुरू होती है। अपनी पुरानी बातों को दोहराते हुए आफताब बताता है कि 22 मई 2022 को मेरी और श्रद्धा की लड़ाई हो गई थी और उसके बाद श्रद्धा रूम छोड़कर चले गई। मुझे अब यह पता नहीं है कि आखिर श्रद्धा कहाँ है। इस पूछताछ में भी पुलिस को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाती है और एक बार फिर से आफताब को पुलिस के द्वारा छोड़ दिया जाता है। हालांकि बाद में जब आफताब के लिखित बयान की जांच पड़ताल करी जाती है तो पुलिस वालों को कई जगह पर आफताब के बयान पर काफी विरोधाभास नजर आने लगता है और पुलिस वालों को लगता है कि कहीं न कहीं आफताब बहुत कुछ छुपा रहा है। और इसके बाद एक बार फिर से नवंबर 2022 को दिल्ली पुलिस आफताब को सवाल जवाब के लिए बुलाती है। इस बार आफताब अपने ही बुने जाल में फंस जाता है। दरअसल शुरुआत में आफताब ने बताया था कि 22 मई को श्रद्धा और उसके बीच में काफी ज्यादा नोकझोंक हुई थी और बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। और आफताब बताता है कि 22 मई 2022 को ही श्रद्धा मोबाइल लेकर और अपने कुछ कपड़े लेकर वहां से निकल गई थी। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक दिन पुलिस वालों को लगता है कि एक तरफ तो आफताब ने पूछताछ में बताया था कि 22 मई को ही श्रद्धा अपना मोबाइल लेकर कमरा छोड़कर चले गई थी। हालांकि 26 मई 2022 को श्रद्धा के मोबाइल से ही एक बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करते हुए श्रद्धा के बैंक अकाउंट से आफताब के बैंक अकाउंट पर 54,000 रुपए भेजे गए थे। जब ट्रांजैक्शन किया गया था तो उस समय इस मोबाइल की लोकेशन उसी जगह पर थी जहां पर पहले से ही श्रद्धा और आफताब रहा करते थे। और इसके बाद पुलिस ने श्रद्धा का इंस्टाग्राम चेक करा तो उसमें भी श्रद्धा की मोबाइल लोकेशन ठीक उसी जगह दिखाई जा रही थी जहां पर आफताब और श्रद्धा रहा करते थे। अब दिल्ली पुलिस आफताब से सवाल करती है कि अगर 22 मई को ही श्रद्धा यहाँ से जा चुकी थी तो उसका मोबाइल फोन कैसे 26 मई और 30 मई को उसी के घर पर ऑन हुआ था और ट्रांजैक्शन भी हुआ था। लेकिन इस पर आफताब प्रॉपर जवाब नहीं दे पाता है और इसके बाद पुलिस काफी ज्यादा सख्ती दिखाती है और आगे जो खुलासा होता है उसे जानकर हर किसी के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस पूछताछ के दौरान आफताब खुलासा करता है श्रद्धा और उन दोनों को दिल्ली आए हुए कुछ ही समय बीते थे कि 18 मई 2022 की शाम अचानक इन दोनों के घर पर काम को लेकर कुछ तीखी नोकझोंक हो जाती है और बाद में यह जाकर हाथापाई में बदल जाती है और लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अचानक आफताब श्रद्धा को धक्का दे देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। जैसे ही श्रद्धा जमीन पर गिरती है तो आफताब उस पर चढ़ जाता है और अपने दोनों हाथों से श्रद्धा का गला दबा देता है। और आफताब के दिए हुए बयान के अनुसार आफताब श्रद्धा का गला तब तक दबाता है जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती। और इस प्रकार से श्रद्धा की मृत्यु होने के बाद आफताब कुछ देर वहीं पर बैठा रहता है और फिर लाश को कैसे ठिकाना लगाना है उसका प्लान बनाता है। और इसी सब सोच विचार में काफी समय बीत जाता है क्योंकि रात भी बहुत हो जाती है। इसलिए पहले तो वह ऑनलाइन ऑर्डर खाना करता है और साथ में बियर भी मंगाता है। पुलिस को दिए हुए बयान के अनुसार आफताब बताता है कि श्रद्धा की मौत के बाद वह रात भर वहीं पर बैठा रहता है और कुछ समय बाद रात बहुत होने के बाद वह सबसे पहले ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है और उसके बाद बियर भी ऑनलाइन मंगाता है और उसके बाद वह श्रद्धा की लाश के बगल में बैठकर खाना खाता है और बियर भी पीता है और साथ ही में वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह उठकर आफताब श्रद्धा की लाश को बाथरूम में ले जाकर बंद कर देता है और अब लाश को ठिकाने लगाने के तरीके के बारे में इंटरनेट का सहारा लेना शुरू कर देता है। इंटरनेट पर काफी ज्यादा खोजबीन करने के बाद आफताब अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर आता है और बिल्कुल नॉर्मल होते हुए वह मार्केट जाता है और सबसे पहले वह 100 लीटर का बड़ा सा रेफ्रिजरेटर ऑर्डर करता है और उसके बाद वह दूर दूर तक दुकान में जाता है और वहां से लाश के टुकड़े करने के लिए वह आरी खरीदता है। इसके अलावा वह एक और दुकान में जाता है जहां पर वह कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक बैग खरीदता है। इसके साथ ही वह परफ्यूम, अगरबत्ती, रूम फ्रेशनर और फ्लोर क्लीनर
फ्रेशनर के साथ साथ सफाई में इस्तेमाल होने वाली कई अन्य चीजों को भी खरीदता है। फ्रिज ऑर्डर करने के कुछ ही देर बाद फ्रिज घर पर आ जाता है और वह इस फ्रिज को अपने बाहर वाले दरवाजे के पास ही रखवा देता है और फ्रिज इंस्टॉल करने आए हुए मैकेनिक को यह कहता है कि वह वापस लौट जाए क्योंकि उसे फ्रिज इंस्टॉल करना आता है। और इसके बाद आफ्ताब फ्रिज इंस्टॉल करता है और फिर अपने काम में लग जाता है और उसके बाद वह जो काम करता है उसको सुनकर तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। सबसे पहले आफ्ताब उस बाथरूम में जाता है जहां उसने श्रद्धा के शव को छुपा कर रखा था। बाथरूम में जाने के बाद सबसे पहले बाथरूम के सभी नल और शावर को खोल देता है और खरीद कर लाई गई आरी से शरीर के टुकड़े करना शुरू कर देता है। आफ्ताब इतना शातिर दिमाग का था कि उसने इंटरनेट के जरिए मानव शरीर की रचना को भी समझ लिया था। साथ ही उसे यह भी जानकारी थी कि शरीर के किन अंगों को सबसे पहले ठिकाने लगाना है। इसलिए सबसे पहले वह श्रद्धा के पेट को फाड़कर उसकी आंतें निकालता है और उसे पॉलीथीन बैग में भर देता है। इसके अलावा पेट में मौजूद सभी अंगों को निकालकर बैग में डालकर उसे भी फ्रिज में डाल देता है। आफ्ताब इतना बेरहमदिल था कि यह सब करते हुए उसके हाथ कांपे भी नहीं। इसके बाद यह सब काम करते हुए आफ्ताब थक जाता है और उसे भूख लगने लग जाती है। इसलिए एक बार फिर से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है और साथ ही खुद फालतू की सिगरेट और बियर भी खरीद कर लाता है। उसके बाद उसने जो ऑनलाइन खाना मंगाया था वह उसे खाता है और जो खाना बच जाता है वह उसे उसी फ्रिज में रख देता है जिस फ्रिज में उसने श्रद्धा के लाश के टुकड़ों को रखा था। आफ्ताब के अकॉर्डिंग बताएं तो उसने लाश के 2 टुकड़े करे हुए थे। आफ्ताब ने पहले तो छोटे हिस्से के कई टुकड़े करे थे लेकिन अभी भी बड़ा हिस्सा वैसा ही था। आफ्ताब को काफी अच्छे से पता था कि अगर लाश काफी दिनों तक रहेगी तो इससे बदबू आ जाएगी। इसलिए वह पहले ही केमिकल से पूरा फ्लोर और बाथरूम साफ कर लेता था और उसके बाद पूरे कमरे में एयर फ्रेशनर का यूज करता था। आफ्ताब लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को फ्रिज के सबसे ऊपर वाले हिस्से में रखता था। उससे बड़े वाले टुकड़े को वह बीच में रखता था और जिसे काटना बाकी था उसको सबसे नीचे वाले टुकड़े पर रखता था ताकि उसको शरीर के इन अंगों को निकालने और डालने में आसानी हो। इस प्रकार से आफ्ताब पूरे दिन भर यही काम करता था। उसके बाद वह इंतजार करता था रात का। लाश के टुकड़े करने के बाद सबसे पहले दिन वह रात को 2 बजे छतरपुर के जंगल में जाता है। काफी अंधेरा होने के कारण वह जंगल के अंदर तो नहीं घुस पाता है लेकिन एक जगह खड़े होकर पूरी ताकत लगा के जंगल की ओर जोर से लाश के टुकड़े फेंक देता है। इसके बाद आने वाले 18 दिनों तक वह लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता है और रात को करीब 2 बजे वह रोज छतरपुर के जंगल में जाकर उन्हें वहां ठिकाने लगा देता है। आफ्ताब कितना बड़ा सनकी था आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वह हत्या करने के बाद भी कई बार उसने श्रद्धा के चेहरे का मेकअप भी किया और उसके बाद जब उसने श्रद्धा की खोपड़ी को ठिकाने लगाया तो सबसे पहले उसने उसे पूरी तरह से नष्ट करा और उसके बाद उसे जला दिया ताकि कोई भी उसके चेहरे को पहचान न पाए। आफ्ताब के इस पूरे खुलासे के बाद पुलिस वालों की भी रूह कांप जाती है। आगे पुलिस पूछताछ में आफ्ताब यह भी बताता है कि श्रद्धा के हत्या के बाद वह खुद ही श्रद्धा के इंस्टा अकाउंट को हैंडल करता था। श्रद्धा अपने दोस्तों से इंस्टा के जरिए जुड़ी हुई है, इसलिए श्रद्धा की हत्या करने के बाद लगभग 3 महीने तक आफ्ताब श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट को यूज करता रहा और इस प्रकार से वह अपने जुर्म पर लगभग 5 महीने तक पर्दा डालने में कामयाब रहा। हालांकि उसकी यह चालाकी उस पर भारी पड़ गई क्योंकि पुलिस के द्वारा श्रद्धा की मोबाइल की लोकेशन पता कर ली जाती है और यह भी पता कर लिया जाता है कि श्रद्धा का मोबाइल हमेशा ही आफ्ताब की लोकेशन पर ही एक्टिवेट रहता था। जबकि वहीं आफ्ताब के द्वारा दिए हुए बयानों के अनुसार श्रद्धा अपने मोबाइल के साथ ही 22 मई को मोबाइल लेकर कमरा छोड़कर चले गई थी। इसके अलावा पुलिस जांच में कुछ और ऐसे खुलासे हुए जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक तरफ तो घर के अंदर फ्रिज में श्रद्धा की लाश के टुकड़े रखे हुए थे और वहीं दूसरी तरफ आफ्ताब उसी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हुए एक और लड़की से दोस्ती कर रहा था और उसी लड़की को उसने कई बार अपने इस फ्लैट में भी बुलाया था। आफ्ताब के दिए हुए बयान के अनुसार जब उसकी दोस्त आती थी तो वह फ्रिज से श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को निकालकर अलमारी में रख देता था ताकि गलती से भी अगर कोई फ्रिज खोले तो उसके राज से पर्दा ना उठ पाए। अब इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि श्रद्धा की हत्या के बाद और आफ्ताब की गिरफ्तारी से पहले इसी बीच आफ्ताब ने कम से कम
20 लड़कियों को उसी डेटिंग ऐप के जरिए अपने जाल में फंसाया था और उनमें से कई लड़कियां तो कई बार उसी फ्लैट में भी आई थी जहां पर श्रद्धा का मर्डर हुआ था। इतना सब कुछ उगलने के बाद पुलिस आफताब को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उसके पास कोई भी पुख्ता फिजिकल एविडेंस नहीं थे। हालांकि आफताब ने जिन इलाकों में लाश के टुकड़े को फेंकने का दावा किया था, उसके बाद पुलिस आफताब को वहीं पर लेके गई और बीते 3-4 दिनों में ही पुलिस ने पूरे इलाके से लगभग 13 कटी हुई हड्डियों को इकट्ठा करा। इस केस से रिलेटेड अभी तक भी आफताब पर इंक्वायरी चल ही रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि आफताब को अपने किए हुए पर कोई भी पछतावा नहीं है और वह अभी भी जेल के अंदर किताबें पढ़ता है और चेस खेलता है और मौज की जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, अब आप ही बताइए, ऐसे राक्षस जैसे इंसान के साथ आखिर किस तरीके का बर्ताव होना चाहिए या उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।